नमस्कार, जय हिंद साथियों। मैं हूं सुनील राठौर। JLC IAS के इस यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का मैं स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि मध्य प्रदेश के भूगोल को लेकर विगत वर्षों के प्रश्नों की जो चर्चा आपके सामने की जा रही है, उन्हीं का यह तीसरा क्रम होगा। और इस तीसरे क्रम की शुरुआत करने से पहले मैं आपके सामने अर्जुन की प्रतिज्ञा आपके सामने रखना चाहूँगा। उस प्रतिज्ञा को आप अपनी 19 जून को होने वाली प्रारंभिक परीक्षा में इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो अर्जुन क्या कहते हैं? अर्जुन प्रतिज्ञा लेते हैं और कहते हैं, उस काल मारे क्रोध ने तनु काँपने उनका लगा, उस काल मारे क्रोध ने तनु काँपने उनका लगा, मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा, मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, आपको अपना सागर को जगाना है। ठीक है, सोते हुए सागर को जगाना है और 19 जून को होने वाले प्रारंभिक एग्जाम में अपना कीर्तिमान स्थापित करना है। और मेंस के लिए गुरुजी के शरण में जरूर पधारना है, क्योंकि एक भावी रणनीति के तहत यहाँ पर प्रोग्राम चलाया जाता है। उस भावी प्रोग्राम का अगर आप हिस्सा बनना चाहें तो यह आपकी स्वेच्छा के ऊपर है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, आज क्लास की शुरुआत करते हैं। और क्लास की शुरुआत करने से पहले थोड़ा सा आपको पता होगा कि JLC IAS MPPSC का एप्लीकेशन गूगल प्ले स्टोर पर अवेलेबल है, जहां पर आप कई सुविधाएं जैसे कि MPPSC के मेंस प्री के नोट्स, UPSC के प्री मेंस के नोट्स, साथ ही में रोजगार निर्माण से संबंधित करंट अफेयर्स का एक संक्षिप्त रूप वहां पर आपको देखने को मिलेगा। और अन्य टेस्ट सीरीज के संदर्भ में अगर आप वहां पर एक्सेस करना चाहें तो वहां पर जाकर आप अन्य जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों, इसी के साथ हम शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न की। और पहला प्रश्न जो आपके सामने होगा कि मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में टंगस्टन प्राप्त होता है। तो दोस्तों, आपको पता होगा कि मध्य प्रदेश में टंगस्टन का उत्पादन जो अगरिया गांव है, कौन सा? अगरिया या आगर गांव भी बोला जाता है उसे, अगरिया गांव या आगर गांव, ये कहां पर है? ठीक है, तो टंगस्टन का मेन उत्पादन होता है, टंगस्टन का मेन उत्पादन आगरिया या इसी का अन्य नाम मिलेगा आगर गांव। ये पड़ता है आपका होशंगाबाद। तो होशंगाबाद में टंगस्टन का उत्पादन होता है या टंगस्टन के क्षेत्र से संबंधित है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? होशंगाबाद। क्लियर हुआ? फिर आप बात करें कि ग्वालियर क्षेत्र में किसका, तो ग्वालियर क्षेत्र में आपको पता होगा यहाँ पर होता है एक तो अभ्रक होता है। ठीक है, आपका यहाँ पे गेरू का उत्पादन भी होता है, ये वाला ग्वालियर का क्षेत्र है। ठीक है, टंगस्टन के बादले में और अगर जानना चाहें तो वुल्फ फ्रॉम जो होती है आपका अयस्क, कौन सा? वुल्फ फ्रॉम अयस्क से, वुल्फ फ्रॉम अयस्क से टंगस्टन को प्राप्त किया जाता है। ठीक है, तो सही ध्यान रखिएगा, टंगस्टन के बारे में बुल फ्रॉम भी बोला जाता है उसे, बुल फ्रॉम अयस्क से टंगस्टन की प्राप्ति होती है। क्लियर है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका विकल्प नंबर सी। ठीक है, बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न होगा आपके समक्ष, मध्य प्रदेश में कौन सा खनिज पाया जाता है? अब मध्य प्रदेश में आपसे पूछा जा रहा है कि निम्न में से कौन सा खनिज पाया जाता है। दोस्तों, एल्यूमिनियम हमारे मध्य प्रदेश में नहीं प्राप्त होगा, बेरियम सल्फेट हमारे यहां पर प्राप्त नहीं होगा। एक तो आपको मिलेगा यह झाबुआ डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, बॉक्साइट भी आपको प्राप्त होगा जो कि आपका बालाघाट में मिल जाएगा, जबलपुर में मिल जाएगा। तो इस प्रकार इस प्रश्न का अगर उत्तर का चयन करें तो इसका बी विकल्प भी सही माना जाएगा और डी विकल्प भी सही माना जाएगा। और MPPSC ने इस दोनों ही विकल्पों को सही मानते हुए और इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका बी और डी। एस्बेस्टस का भी उत्पादन होता है और बॉक्साइट का भी उत्पादन होता है। लेकिन दोस्तों, आपको तो गोला एक भरना है। अगर गोला एक भरना है तो आप ध्यान रखिएगा, ऐसे प्रश्नों के आंसर में आपको आंसर करना होगा कौन सा? डी, बॉक्साइट। ठीक है, ये भारत का जो आपका मध्य प्रदेश का जो बघेलखंड वाला एरिया है, उस बघेलखंड वाले एरिया में सर्वाधिक खनिज मात्रा में पाया जाता है। ये बॉक्साइट की मात्राएं वहां पर सर्वाधिक देखने को मिलेगी। मंडला, डिंडोरी, जबलपुर, आपका बालाघाट, ये वाला जो क्षेत्र आपका बॉक्साइट वहां पर उत्पादन हो जाएगा। जो बॉक्साइट है ये एल्यूमिनियम का अयस्क होता है। किसका? एल्यूमिनियम का अयस्क। तो आंसर का ध्यान रखिएगा। बढ़ते नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न होगा आपका, विदिशा किस नदी के तट पर स्थित है? तो विदिशा आपको पता है
हम काफ़ी बार चर्चा कर चुके हैं, रायसेन जिला है, रायसेन। इस रायसेन जिले का आप एक जगह देखेंगे, कुमरा गांव। रायसेन जिले का कुमरा गांव से एक नदी का उद्गम होता है, उस नदी को बोला जाता है बेतवा नदी। कौन सी नदी? बेतवा नदी। यह बेतवा नदी विदिशा से प्रवाहित होती हुई कहां पर जाती है? आपका ललितपुर वाले क्षेत्र में। ललितपुर से आगे बढ़कर यह यमुना नदी की सहायक नदी बन जाती है और इसी पर आपका राजघाट परियोजना निर्मित है बेतवा नदी पर, जो कि मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। ठीक है, तो यह बेतवा नदी ही के तट पर ही क्या अवस्थित है? आपका विदिशा। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका क्या? बेतवा। शिप्रा नदी का आपको पता होगा, इंदौर के काकरी बर्डी से इसका उद्गम होता है। नर्मदा नदी का अनूपपुर की अमरकंटक पहाड़ी से इसका उद्गम होता है। चंबल नदी का महू की जानापाऊ पहाड़ी से इसका उद्गम होता है। तो सभी नदियों का उद्गम स्थल और समापन स्थल आपको ध्यान रखना होगा। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। नर्मदा नदी की मध्य प्रदेश में कुल लंबाई कितनी है? दोस्तों कई दफा इसकी चर्चा हम कर चुके हैं। जैसे भारत के भूगोल के प्रश्न, मध्य प्रदेश के भूगोल के प्रश्नों की जो शुरुआत हमने की थी, इसी प्रकार के प्रश्न से की थी। कमेंट बॉक्स में आंसर करके बताइएगा इसका आंसर क्या है, और साथ में यह भी बताइएगा कि नर्मदा नदी की कुल लंबाई कितनी है और यह किन किन राज्यों में प्रवाहित होती है और मुहाना कहां पर बनाती है। काफी हम चर्चा कर चुके हैं। अगर आपको इसका आंसर देखना है तो पहला मध्य प्रदेश का भूगोल का पहला पार्ट जो है, उसका पहला ही प्रश्न इससे संदर्भित था, तो वहां जाकर आप देख सकते हैं। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न होगा आपका, भूवैज्ञानिक दृष्टि से मध्य प्रदेश भाग है। तो भूवैज्ञानिक दृष्टि से आपको पता है दोस्तों, महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत। कौन सा सिद्धांत? महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत। महाद्वीपीय विस्थापन जो सिद्धांत, जिसका प्रतिपादन 1912 में, 1911-12, ठीक है, ये अल्फ्रेड वेगनर के द्वारा इसका प्रतिपादन किया गया। और इन्होंने कैसी परिकल्पना की थी कि एक खंड है, उसके दक्षिणी गोलार्ध के समीप एक वृहद स्थल खंड है, जिसे क्या कहा? पेंजिया। एक वृहद स्थल खंड है जिसे पेंजिया कहा। इसके चारों ओर जलीय भूभाग है, उसे पैंथालासा कहा। क्लियर है? अब ये जो पेंजिया है, इस पेंजिया का जुरेसिक काल में, कौन से काल में? जुरेसिक काल में इसका विघटन होता है। विघटन होने के बाद यह दो भागों में टूट जाता है। उत्तर वाला भाग कहलाता है अंगारा लैंड, जबकि दक्षिण वाला भाग कहलाता है गोंडवाना लैंड। क्लियर है? तो गोंडवाना लैंड और अंगारा लैंड किसका हिस्सा है? पेंजिया। और इन दोनों के मध्य आपका 33 अगर हुआ करता था। अब ध्यान रखिएगा, जो आपका अंगारा लैंड है, इसके वर्तमान में कौन कौन से हिस्से आपको दिखाई देते हैं? नॉर्थ अमेरिका, यूरोप, उत्तरी एशिया। जबकि अगर आप गोंडवाना लैंड की बात करें तो यह गोंडवाना लैंड में आपका साउथ अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया के बाद आपका आ जाएगा पूरा इंडोनेशिया, प्रायद्वीपीय भारत, ठीक है, उपमहाद्वीप, आपका भारतीय उपमहाद्वीप भी इसके अंतर्गत आ जाता है। तो बताइएगा, मध्य प्रदेश भारत का जब हिस्सा है तो किसका हिस्सा हो जाएगा? आपका विंध्यन शेल का, गोंडवाना का, दक्कन ट्रेप का, इनमें से कोई? तो आंसर हो जाएगा आपका गोंडवाना लैंड का। क्लियर है? बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न होगा आपका, संगमरमर की चट्टानों के लिए कौन सा शहर प्रसिद्ध है? अब आपसे संगमरमर की चट्टानों के बारे में पूछा जा रहा है। दोस्तों आपको यहां पे ये बतलाऊंगा, संगमरमर की रंगीन चट्टान कहां पे होती है, संगमरमर की लाल, नीली, पीली चट्टानें कहां पर होती है, और संगमरमर की सफेद चट्टानें कहां पर पाई जाती हैं। तो ये 3 प्रकार के प्रश्न आपके सामने बनते हैं। अगर बात की जाए कि संगमरमर की जो सफेद चट्टानें हैं, क्या कहा जा रहा है? संगमरमर जो है आपका, इस संगमरमर की सफेद, मतलब सफेद संगमरमर कहां पे पाया जाता है? तो आपको मिलेगा ये भेड़ाघाट में। भेड़ाघाट कहां पर है? जबलपुर। क्लियर हुआ? तो जबलपुर में आपको मिलेगा क्या? सफेद संगमरमर। जबकि बात करें कि रंगीन संगमरमर कहां मिलता है, तो रंगीन संगमरमर आपको मिलेगा छिंदवाड़ा में। रंगीन संगमरमर मिलेगा आपको छिंदवाड़ा।
क्लियर हुआ। और अगर बात करें कि संगमरमर की वह प्रकृति जो हम कहेंगे लाल, हरा और नीला, लाल, हरा और नीला, तो इस प्रकार का संगमरमर आपको मध्य प्रदेश में जो देखने को मिलेगा वो हो जाएगा ग्वालियर वाला रीजन। ठीक है। और यहां पर अगर सिंपल सा पूछा जा रहा है कि संगमरमर की चट्टानों के लिए कौन सा शहर प्रसिद्ध है, तो विकल्प हो जाएगा आपका विकल्प नंबर सी, क्योंकि यहां पर ना तो ग्वालियर दिया है ना ही छिंदवाड़ा दिया है, तो हम लगाएंगे संगमरमर का उत्पादन कहां होता है आपका जबलपुर में, या संगमरमर की चट्टानें कहां पाई जाती है आपकी जबलपुर में। क्लियर है। ध्यान रखिए आप भेड़ा घाट के समीप ही आपको संगमरमर का एक मनोरम दृश्य जो धुआंधार जलप्रपात बनता है उसी के आगे आपको मिलेगी जबलपुर में संगमरमर की चट्टानें। और यहीं पर आपको जो गांधी जी की यहाँ पर बहाई गई थी, तो वह स्थान कौन सा है, तो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। इस नर्मदा नदी के किस घाट पर, कौन सा घाट है वह जहां पर गांधियों की अस्थियों को विसर्जित किया गया था, वह स्थान बताइए नर्मदा के जबलपुर में संगमरमर वाले उस क्षेत्र में जहां पर आपका संगमरमर की चट्टानें पाई जाती हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, नर्मदा नदी अपने उद्गम स्रोत, कौन सा उद्गम स्रोत है, तो अमरकंटक से निकलती है, पता ही है आपको। ठीक है। मध्य प्रदेश का कौन सा शहर सिंधु गंगा के मैदान में है। देखिएगा दोस्तों, अगर आप इंडिया का मैप बनाकर देखें तो वहां पर स्पष्ट हो पाएगा कि आखिर कौन सा क्षेत्र है जो हम सिंधु गंगा के मैदान के अंतर्गत रखेंगे। अगर आप इंडिया का मैप देखें, ये आपका इंडिया का मैप, यहां पे मान लीजिए आपका ये एमपी है। क्लियर हुआ, एमपी है। यहां पर एमपी में मान लिया जाए जैसे कि सबसे ऊपर आपका ये ग्वालियर मान लेते हैं, यहां पर नीचे आपका आ जाएगा यहां पर भोपाल, उसके नीचे इंदौर और इधर मिलेगा आपको जबलपुर। ठीक है। अब देखिएगा यहां से आपकी गंगा नदी का उद्गम होता है, इसमें यमुना नदी आकर मिल जाती है और यहां पर आप सिंधु नदी देखते हैं। ठीक है, सिंधु नदी की ये सब सहायक नदियां। क्लियर है। अब ये बताइएगा यहीं सर आपकी चंबल नदी भी निकलती इंदौर के मुंह से, तो ऊपर निकल जाएगी आपकी मुरैना से सीधा किस में मिल जाएगी आपका श्योपुर, मुरैना, वहां की सीमा से निकलती हुई आपका यमुना नदी में जाकर मिल जाती है। तो यह होगा आपका गंगा नदी अपवाह तंत्र। ठीक है, तो गंगा नदी अपवाह तंत्र, और कहा जा रहा गंगा सिंधु का जो यह मैदान है, ये संपूर्ण मैदान जो आप देखते हैं इसे बोला जाता है आपका उत्तर का विशाल मैदान, जो कि असम राज्य तक भी फैला हुआ है। इसी में सिंधु का मैदान भी आ जाता है, गंगा का मैदान भी आ जाता है। इस गंगा के मैदान के समीप आपका कौन सा शहर स्थित है, तो आंसर हो जाएगा आपका ग्वालियर। क्लियर है। इसके ऐसे ही आंसर का चयन करना पड़ेगा, सबसे बेस्ट आंसर हो जाएगा आपका ग्वालियर। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, भोपाल बसा हुआ है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, भोपाल आपका कितनी पहाड़ियों पर बसा हुआ है, तो ये 5 पहाड़ियों पर आपका भोपाल बसा हुआ है। ध्यान रखिएगा इसको अच्छे से कि आपका भोपाल 5 पहाड़ियों पर अवस्थित है। वो 5 पहाड़ी आपकी कौन कौन सी हो जाएगी, तो 5 पहाड़ी को ध्यान रखिएगा कि हमारा जो भोपाल है, भोपाल की अवस्थिति आप 5 पहाड़ियों के अंतर्गत देखते हैं। 5 पहाड़ियों में एक हो जाएगी आपकी श्यामला हिल्स, श्यामला हिल्स के बाद हो जाएगी अरेरा हिल्स, अरेरा हिल्स के बाद ईदगाह हिल्स, ईदगाह हिल्स के बाद आप देखेंगे तो आपकी मिलेगी नरोरा हिल्स। ठीक है, 5 पहाड़ियों पर आपका भोपाल अवस्थित है, ना कि 7 पहाड़ियों पर। श्यामला हिल्स, नरोरा हिल्स, ठीक है, श्यामला हिल्स, नरोरा हिल्स, फिर हो जाएगा इसी के बाद आप देखेंगे अन्य प्रमुख पहाड़ियां यहाँ की, एक हो जाएगा आपका अरेरा हिल्स। ठीक है, अरेरा हिल्स, नरोरा हिल्स। ठीक है, अरेरा हिल्स भी यहाँ पर। ठीक है, अरेरा हिल्स के बाद आप देखेंगे तो इसमें एक और हो जाएगा ईदगाह हिल्स। ठीक है, ईदगाह हिल्स, दानिश हिल्स। तो भोपाल आपके 5 पहाड़ियों पर बसा हुआ है, तो आंसर हो जाएगा इसका 5 पहाड़ियां। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। मध्य प्रदेश का आंसर यहां पे जो ए लिखा हुआ वो मत मानिएगा आप, इसका 5 पहाड़ियां इसका आंसर हो जाएगा, ये वाला विकल्प नहीं होगा। ठीक है,
मध्य प्रदेश में वार्षिक औसत वर्षा कितनी होती है? औसत वार्षिक वर्षा वाला क्षेत्र पूछा जा रहा है। भारत में जो जलवायु का वर्गीकरण आप 3 प्रकार का देखते हैं, जहां पर 100 से 125 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है। उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन जिसे कहा जाता है। भारत में सर्वाधिक विस्तार इसी प्रकार के वन का पाया जाता है, जहां पर वर्षा की मात्रा आपकी 100 से 125 सेंटीमीटर होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका वार्षिक औसत वर्षा आपका 100 से 125 सेंटीमीटर। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। ये क्या हो रहा है देखिएगा, राज्य में ऋतु वेधशाला किस स्थान पर स्थित है? ऋतु वेधशाला जो ऋतु से संबंधित पूर्वानुमान की घोषणा करती है, वह संस्था आपके मध्य प्रदेश में कहां पर स्थित है? तो वह संस्था हो जाएगी आपकी इंदौर जिले के अंतर्गत। तो इंदौर में आपका क्या मिलेगा आपको? ऋतु वेधशाला। ठीक है, ध्यान रखना आपको इसका आंसर। तो ऋतु वेधशाला आपका इंदौर डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। अगला प्रश्न, मध्य प्रदेश में कितने संभाग हैं? अब मध्य प्रदेश में कितने संभाग हैं 2010 में पूछा जा रहा है। ठीक है, तो आपके कुल कितने संभाग हैं? तो मध्य प्रदेश का अगर मैप बनाकर मैं आपको बतलाना चाहूं कि कुल कितने संभाग है मध्य प्रदेश में, तो आप देखेंगे ठीक, देखिएगा यहां पर आपका चंबल, ये हो जाएगा आपका ग्वालियर, ग्वालियर के बाद यहाँ पर सागर, यहाँ पर हो जाएगा आपका भोपाल, ये हो जाएगा आपका नर्मदापुरम, नर्मदापुरम के इधर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपका उज्जैन, यहाँ पर हो जाएगा आपका इंदौर, इंदौर के बाद जब इधर आएंगे तो आपका यहाँ पर हो जाएगा रीवा, रीवा के बाद यहाँ देखेंगे आपका जबलपुर। तो कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब बताइएगा एक और बचा हुआ है आपका यहाँ पर शहडोल। ठीक है, तो कुल कितने संभाग हुए आपके? 10 संभाग। ठीक है, और जिले कितने हैं? 52 जिले। ठीक है, तो थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा। तो 9 संभाग है हमारे यहाँ, 10 संभाग है हमारे यहाँ, और 52 डिस्ट्रिक्ट है। सबसे आखिरी वाला जो डिस्ट्रिक्ट बना है आपका निवाड़ी जिला, 31 अक्टूबर 2018 को नवीन जिले के रूप में यह आपका टीकमगढ़ से अलग होकर निवाड़ी एक नए जिले के रूप में गठित हुआ था। इसमें आपका आ जाएगा पृथ्वीपुर, निवाड़ी, ठीक है, ओरछा, ये 3 तहसील इसमें शामिल की गई है। तो थोड़ा सा ये बात आप ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न, मध्य प्रदेश में कितने जिले हैं? अब देखिएगा प्रश्न पूछा जा रहा है 2009 और 10 के समय। ठीक है, इसका मतलब उस समय कितने थे आपके? 51 जिले कि 50 जिले? क्योंकि 2014 में आपका आगर मालवा भी डिस्ट्रिक्ट बनता है 2014 में। ठीक है, 15-16 अगस्त 2014 को आपका आगर मालवा जिला बनता है शाहजहांपुर से अलग होकर। ठीक है, जब शाहजहांपुर से अलग होकर वह जिला बन रहा है तो 2 नए जिले बन रहे हैं आपके 2010 के बाद। इसका मतलब आज जो 52 जिले हैं उस समय कितने थे आपके? 50 जिले। ठीक है, 50वां जिला आपका सिंगरौली था, जिसका गठन आपका 2008 में हुआ था। उन 50वां जिला आपका था कौन सा? अलीराजपुर, 50वां सिंगरौली। ठीक है, यह बात आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। मध्य प्रदेश के कितने जिले का भौगोलिक क्षेत्रफल सर्वाधिक? कितने जिले का, कितने नहीं, किस जिले का भौगोलिक क्षेत्रफल सर्वाधिक है? यह प्रश्न पूछा जा रहा है आपसे कि किस जिले का सर्वाधिक क्षेत्रफल है। तो दोस्तों आपको कुछ जिले के मैं बता दूंगा कौन सा जिला है जिसका सर्वाधिक क्षेत्रफल है। तो इसका तो आंसर हो जाएगा आपका कौन सा? छिंदवाड़ा। मध्य प्रदेश का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला डिस्ट्रिक्ट कौन सा हो जाएगा आपका? छिंदवाड़ा। लेकिन दोस्तों आपको यहां पर मैं वो चीजें और बतलाऊंगा कि यहां पर भारत की जो जनगणना की रिपोर्ट थी, उस जनगणना की रिपोर्ट के आधार पर किस जिले को सबसे बड़ा जिला माना जाए, और साथ में अगर बात की जाए कि सबसे छोटा जिला किसे माना जाए। क्लियर हुआ? तो छिंदवाड़ा जो है आपका, ये सबसे बड़ा जो जिला है, ये 2011 की जनगणना के आधार पर भी देखा जाए तो इसका जो क्षेत्रफल होता है 11,815 किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है, 11,815 किलोमीटर स्क्वायर हो जाता है इसका क्षेत्रफल। दूसरा सबसे बड़ा जिला होता है आपका सेकंड नंबर पर सागर। सागर दूसरे नंबर पर सबसे बड़ा जिला आ जाता है। फिर बात करें आप, उसके बाद आ जाता है आपका शिवपुरी, शिवपुरी। ठीक है, 4th नंबर पर आपका जिला आ जाता है बैतूल, और 5th नंबर पर आ जाता है आपका एक और जिला जिसका आपको ध्यान रखना है, वो आता है आपका बालाघाट।
क्लियर हुआ। तो आपको ये जिले ध्यान रखना है। बस क्षेत्रफल छिंदवाड़ा का सबसे ज्यादा कितना है आपका 11,815 किलोमीटर स्क्वायर है, जबकि दूसरे नंबर पर सागर, तीसरे नंबर पर शिवपुरी, चौथे पर आपका बैतूल, पांचवें पर हो जाता आपका बालाघाट। ये जिलों का क्षेत्रफल है। अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे कम क्षेत्रफल वाले डिस्ट्रिक्ट कौन से हैं, ठीक है, सबसे कम क्षेत्रफल वाले की बात की जाए देखिएगा, सबसे कम क्षेत्रफल अगर 2011 की जनगणना को आधार माना जाए तो सबसे छोटा जो डिस्ट्रिक्ट मिलेगा आपको वह हरदा नहीं होगा। ध्यान रखिएगा, हरदा सबसे छोटा डिस्ट्रिक्ट नहीं माना जाएगा। 2011 की जनगणना को आधार माना जाए तो मध्य प्रदेश का सबसे छोटा जिला था आपका भोपाल। कौन सा? भोपाल, ठीक है। लेकिन जब 2014 में आपका आगर मालवा बन गया। कौन सा? आगर मालवा, ठीक है। तो आगर मालवा सबसे छोटा जिला हो गया, ठीक है। लेकिन वन स्थिति रिपोर्ट में छोटा जिला किसी को बताया आपको भोपाल का 60 किलोमीटर का अंतर है दोनों में, ठीक है। लेकिन अगर अब पूछा जाए आपसे कि 2018 के बाद 31 अक्टूबर 2018 के बाद सबसे छोटा जिला कौन सा है, तो वो हो जाएगा आपका निवाड़ी, ठीक है। सबसे छोटा जिला कौन सा हो जाएगा? निवाड़ी। और इस निवाड़ी का क्षेत्रफल कितना है? 1318 किलोमीटर स्क्वायर, ठीक है। निवाड़ी का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? 1318 किलोमीटर स्क्वायर, जो मध्य प्रदेश का सबसे छोटा जिला है। टीकमगढ़ से अलग होकर इसका गठन 31 अक्टूबर 2018 को इसका गठन हुआ था, ठीक है। ये बात थोड़ा सा आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। नर्मदा नदी के बेसिन का अपरदन अपवहन निम्न में से किस नदी एवं उसकी सहायक नदी द्वारा किया जा रहा है? तो नर्मदा के बेसिन का अपरदन या अपवहन क्या सोन और उसकी सहायक नदी द्वारा, वैनगंगा या उसकी सहायक नदी द्वारा, ताप्ती या उसकी सहायक नदी द्वारा, पार्वती या उसकी सहायक नदी द्वारा? ध्यान रखिएगा दोस्तों, सोन नदी क्या आपकी नर्मदा की सहायक नदी है? देखिएगा, हम आंसर देखते हैं इसका, ठीक है। सोन नदी नहीं है, वैनगंगा भी नहीं है, ताप्ती भी नहीं है, लेकिन पार्वती उसकी सहायक नदी है। तो आंसर क्या होना चाहिए इसका बताइए। जब आप आंसर देखेंगे तो इसका बी विकल्प बताया जा रहा है, लेकिन ध्यान रखना क्या पूछा जा रहा है कि नर्मदा नदी के बेसिन का अपरदन अपवहन निम्न में से किस नदी एवं उसकी सहायक नदी द्वारा किया जा रहा है? तो इसका आंसर होगा आपका पार्वती एवं उसकी सहायक नदी के द्वारा, ठीक है। पार्वती कहां पर प्रवाहित होती है? आपकी गंगा की सहायक नदी है, ठीक है, गंगा की सहायक नदी। लेकिन यहां पर आपको इसका थोड़ा सा इसको डाउट में रखिएगा, इसका मैं आपको आंसर थोड़ा सा चेक करके बताऊंगा, ठीक है। इसमें विकल्प मुझे थोड़ा सा गड़बड़ नजर आ रहे हैं, ठीक है। तो कि एक भी ऐसी नदी नहीं है जो कि आपकी नर्मदा की सहायक नदी बनती हो। सोन बनती है आपकी गंगा की, वैनगंगा बनती है आपकी, ये प्राणहिता नदी बन जाती है, गोदावरी की सहायक नदी बन जाती है, ताप्ती किसी की सहायक नदी नहीं बनती है, और पार्वती नदी आपकी कहाँ पर प्रवाहित होती है? ये आपकी गंगा की सहायक नदी बनती है। तो थोड़ा सा इसमें विकल्पों में चर्चा की जाएगी, उसके उपरांत मैं आपको कल वाली क्लास में इसका आंसर दे दूंगा, ठीक है। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। राज्य पुनर्गठन के आधार पर मध्य प्रदेश राज्य से छत्तीसगढ़ राज्य किस वर्ष अलग हुआ है? तो ध्यान रखना, चाहे अलग आपका यह पुनर्गठन मध्य प्रदेश का 1 नवंबर 2000 को हो जाता है, लेकिन वैधानिक तौर पर छत्तीसगढ़ अलग राज्य 26वें राज्य 26, ठीक है, 26वें राज्य के रूप में अलग गठन होता है। तो वह किस दिनांक को अस्तित्व में आता है? तो आपका 31 अक्टूबर 2002 को यह अस्तित्व में आ जाता है, ठीक है। विकल्प नंबर ए हो जाएगा इसका, जो हमारा जो 26वें राज्य के रूप में भारत का छत्तीसगढ़ राज्य अस्तित्व में आता है। निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश के किस जिले की सीमा उत्तर प्रदेश को स्पर्श नहीं करती है? ठीक है, अब हम सारे जिले देख लेते हैं जो उत्तर प्रदेश की सीमा को टच करते हैं, ठीक है। देखिए गए आप आंसर, यहीं से उत्तर प्रदेश की सीमा, यहां पर आपका मुरैना, यह आपका भिंड, यह हो जाएगा आपका दतिया, ठीक है। दतिया के बाद देखेंगे आपका यहाँ पर शिवपुरी, शिवपुरी के बाद ही हो जाएगा आपका गुना, गुना के बाद हो जाएगा सागर, सागर के बाद हो जाएगा आपका छतरपुर, छतरपुर के बाद टीकमगढ़, के बाद निवाड़ी, तो निवाड़ी, छतरपुर, टीकमगढ़ और छतरपुर, ठीक है। उसके बाद आप देखेंगे सतना, सतना,
रीवा, सीधी, सिंगरौली। ठीक है, अब देखना क्या भिंड टच करता है? बिल्कुल करता है। सतना करता है, शिवपुरी करता है, श्योपुर नहीं करता है। तो श्योपुर आपका इधर अवस्थित है। श्योपुर राजस्थान की सीमा को साथ साझा करता है। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा आपका श्योपुर। ठीक है, निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश ने सर्वाधिक सोयाबीन कहाँ होती है? तो मालवा वाले क्षेत्र में आपको सर्वाधिक सोयाबीन मिलेगी। जो आपका सागर है, उज्जैन है, यहीं पर तो है ही आपके मालवा वाले क्षेत्र के अंतर्गत सर्वाधिक उत्पादकता देखी गई है। इंदौर में आकाशवाणी केंद्र स्थापित कब हुआ? तो ध्यान रखिएगा, इंदौर में आकाशवाणी केंद्र तो स्थापित कब हो रहा है आपका? 22 मई 1955। कब हो रहा है? 22 मई 1955 को इंदौर में आकाशवाणी केंद्र स्थापित हो रहा है। लेकिन दोस्तों, हमें इंदौर के अलावा अन्य जगह का भी पता करना है कि कहां पर आपके आकाशवाणी केंद्र स्थापित हो रहे हैं। तो अन्य स्थान भी है, जैसे कि आप देखेंगे कि अन्य स्थान आपका सबसे पहले आपने इंदौर में तो देखा कि इंदौर में सबसे पहले कहां पर बन रहा आकाशवाणी केंद्र। इंदौर में कब बन रहा है? तो 22 आपका कौन सी डेट हो जाएगी? इंदौर में आकाशवाणी केंद्र की डेट हो गई आपकी कौन सी? कि 22 मई 1955 को। ठीक है, उसके बाद 31 अक्टूबर 1956। कब? 31 अक्टूबर 1956 को। ठीक है, 31 अक्टूबर 1956 को भोपाल में आकाशवाणी केंद्र की स्थापना हो रही है। फिर आप देखेंगे 15 सितंबर 1964 को आपके यह स्थापित हो जाएगी ग्वालियर में। कब? 15 सितंबर 1964। यह हो जाएगा आपका ग्वालियर। ठीक है, ग्वालियर में हो गया। फिर एक और स्थान आपको याद रखना है, 6 नवंबर 1964 को जबलपुर में। 6 नवंबर 1964 को आपका स्थापित होगा आकाशवाणी केंद्र जबलपुर। ठीक है, ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है चारों स्थानों का। ये हो जाएगा आपका इंदौर, भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर। क्रम आ जाए, सबसे पहले कहां स्थापित हुआ? इंदौर में, दूसरे नंबर पर भोपाल में, तीसरे पर ग्वालियर में, चौथे पर आपका जबलपुर में। अब तो कई सारे आकाशवाणी केंद्र स्थापित हो चुके हैं। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। देश में मध्य प्रदेश निम्न खनिजों का सबसे बड़ा उत्पादक है। तो आप देखेंगे कि तांबा और हीरे के उत्पादन में मध्य प्रदेश का प्रथम स्थान आपको देखने को मिलता है। और हीरे का आपका पन्ना वाला जो क्षेत्र है, पन्ना वाले रीजन में आपका हीरे का उत्पादन होगा। जबकि तांबा बालाघाट के मलाजखंड में आपको तांबे का सर्वाधिक उत्पादन, जो कि आपकी भारत की सबसे बड़ी खान है। ठीक है, मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? अब यहां पर आपका बहुटी जलप्रपात नहीं दिया है, तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका वो हो जाएगा चचाई जलप्रपात। और चचाई नदी पर है, ये आपका रीवा में आ जाता है। कहां पर? रीवा में। और इसकी हाइट जो होती है 130 मीटर होती हैं। लेकिन वर्तमान अगर इसमें विकल्प होता आपका बहुटी जलप्रपात, तो बहुटी जलप्रपात आपका जो टोंस नदी है, टोंस नदी की सहायक नदी ओदा नदी। कौन सी? ओदा नदी। इस ओदा नदी पर है आपका क्या? बहुटी जलप्रपात। ठीक है, तो ये अगर ये हो, इसकी हाइट जो है 143 मीटर इसकी हाइट बताई जा रही है बहुटी जलप्रपात का। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगर आपको यहां पे देखना है आपका कि कपिलधारा जलप्रपात कहां पर है, ठीक है, बालकुंड जलप्रपात कहां पर है, सहस्त्रधारा जलप्रपात कहां पर है, तो आपको पता होगा सहस्त्रधारा आपको कहां पर मिलेगा? खरगोन डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, खरगोन में या खंडवा में बताइएगा। ठीक है, कपिलधारा आपका अनूपपुर में, दुग्धधारा भी वहीं पे मिलेगा आपको, भेड़ाघाट जबलपुर में मिल जाएगा। भालकुंड जलप्रपात कहां पे मिलेगा? ठीक है, कमेंट बॉक्स में आंसर बताइएगा, भालकुंड जलप्रपात कहां पर पाया जाता है। ठीक है, निम्न में से कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है? जो पश्चिम की ओर प्रवाहित होती है वो नदी डेल्टा का निर्माण नहीं करती हैं। तो पश्चिम की ओर आपकी नर्मदा और ताप्ती दोनों नदियां डेल्टा नहीं बनाती हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? विकल्प सी भी हो जाएगा। सी और डी दोनों विकल्प इसके सही माने जाएंगे, नर्मदा और ताप्ती। इसमें गंगा क्यों लगा रहा है? ये आंसर गलत है। ठीक है, आपका नर्मदा और ताप्ती दोनों क्या नहीं बनाती? आपका डेल्टा नहीं बनाती, दोनों नदियां एस्चुरी का निर्माण करती हैं। ठीक है, बढ़ते अगले प्रश्न की ओर।
उज्जैन स्थित महाकाल का मंदिर किस नदी के तट पर स्थित है? आपको शिप्रा नदी है, जो कि चंबल की सहायक नदी है, जिसका उद्गम इंदौर में काकरी बर्डी पहाड़ी से होता है। चचाई जलप्रपात किस जिले में है? तो अभी जस्ट चर्चा की थी, रीवा डिस्ट्रिक्ट में आपका चचाई। मलाजखंड जहां तांबे की खदान है किस जिले में है? काफी बार चर्चा कर चुके हैं, बालाघाट में आ जाता है आपका। मध्य अपने इंडिया की सबसे बड़ी तांबे की खान है। नर्मदा घाटी किस पर्वत श्रृंखला के बीच स्थित है? तो नर्मदा घाटी आपको मैंने बतला चुका था कि उत्तर में विंध्याचल, दक्षिण में सतपुड़ा, और ये दोनों ब्लॉक पर्वत है। इन दोनों ब्लॉक पर्वत के मध्य बनती आपकी भ्रंश घाटी, वहां पर नर्मदा नदी प्रवाहित होती है। भारत का सबसे बड़ा भ्रंश घाटी का निर्माण करने वाली नदी भी कौन सी हो जाती है? आपकी नर्मदा नदी। क्लियर है? तो नर्मदा घाटी आपका सतपुड़ा और विंध्याचल पर्वत श्रेणी, विकल्प नंबर सी आप देखेंगे, सतपुड़ा और विंध्याचल पर्वत श्रेणी के मध्य भ्रंश घाटी में प्रवाहित होती है, जिसके उत्तर में ब्लॉक पर्वत विंध्याचल और दक्षिण में ब्लॉक पर्वत आपका सतपुड़ा पर्वत श्रेणी देखने को मिलता है। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपका, बेतवा नदी के किनारे स्थित है। तो बेतवा नदी के किनारे आप क्या देखेंगे? ओरछा वाला स्थान है, ठीक है। ओरछा इस पर अवस्थित है, जो कि आपका निवाड़ी डिस्ट्रिक्ट की एक तहसील के रूप में देखी जाती है। पहले ये आपका टीकमगढ़ के अंतर्गत आती थी, लेकिन जब 31 अक्टूबर 2018 को एक नए जिले के रूप में निवाड़ी सामने आया, तब आपका ओरछा एक तहसील के रूप में निवाड़ी में शामिल हो जाती है, जो कि आपके बेतवा नदी के तट पर अवस्थित है। अगला प्रश्न होगा, मध्य प्रदेश में हिंदी भाषा में प्रकाशित होने वाला प्रथम अखबार कौन सा है? तो मालवा अखबार हिंदी भाषा में प्रकाशित होने वाला आपका पहला अखबार होगा। इसका थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अन्य बातें भी इसमें ध्यान जानना है आपको कि अन्य बातें जो कि आपका समाचार पत्र के बारे में है। पत्रकारिता का आरंभ जो 1840 ईस्वी, पत्रकारिता का आरंभ 1840 ईस्वी में होता है, ठीक है। अब इस 1840 ईस्वी में आपका ग्वालियर में ग्वालियर अखबार का प्रकाशन होता है, जो उर्दू भाषा का साप्ताहिक पत्र है, ठीक है। इसी समय आपका उर्दू का ये क्या है? आपका उर्दू का साप्ताहिक पत्र। क्लियर हुआ? इसके बाद आप देखेंगे 6 मार्च 1848 को राज्य में हिंदी भाषा में प्रकाशित होने वाला प्रथम अखबार आ जाएगा आपका 1848 में मालवा अखबार। 1848 में प्रकाशित होने वाला हिंदी भाषा का पहला अखबार मालवा अखबार। क्लियर हुआ? फिर बात करें, पूर्ण चंद्रोदय होता है राज्य में मराठी भाषा में प्रकाशित होने वाला पहला अखबार हो जाता है आपका पूर्ण चंद्रोदय, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, वासुदेव वल्लार मूड़े के द्वारा उसका प्रतिपादन किया गया था। तो ये बातें थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं सेकंड लास्ट प्रश्न की ओर। किस नगर के विमानतल का नाम राजा भोज के नाम पर रखा गया है? तो राजा भोज कहां पे? भोपाल के ही रखेंगे, ठीक है। और अब इसका नाम आपको पता होगा कि भोपाल रेलवे स्टेशन जो था आपका हबीबगंज रेलवे स्टेशन, कमलापति रेलवे स्टेशन उसका नामकरण कर दिया गया है। प्रीलिम्स में क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन कौन सा है? तो आपका इटारसी रेलवे जंक्शन होशंगाबाद में स्थित है। यही मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन होता है। तो यह प्रश्न भी आपको ध्यान रखना है, कई दफा यह प्रश्न पूछा जा चुका है। तो इसी प्रश्न के साथ आज के क्लास को हम यहीं पर वाइंड अप करेंगे। आज जिस प्रश्नों का संकलन हमने किया है, कल आपके सामने ज्यादा प्रश्नों का संकलन हम लेकर आने की पूरी कोशिश करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।